हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका। वर्णिका जो हमारी पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक है। इस वर्णिका में 5 कहानियाँ संकलित हैं और 5 अन्य भाषाओं की कहानियाँ हैं। हम लोग हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ हमारे देश में कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। विश्व में भी कई सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। यह जो वर्णिका है वह भारतीय भाषाओं की समकालीन कहानियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने भाषा के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन अन्य भाषाओं के साहित्य को, कथा साहित्य को पढ़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अन्य भाषाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अन्य प्रांतों के परिवेश या वहाँ के रहन सहन, वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और इस वर्णिका का सबसे बड़ा उद्देश्य है, कारण है, इसमें जो केंद्र में रखा गया है वह शब्द है माँ। ये 5 कहानियाँ एक माँ को ही समर्पित है। इस पुस्तक के अंतर में है माँ, कहानियों में है, घर परिवार में है, हमारे भीतर बाहर को वह सींचती है, संवारती है। तो स्त्री का सबसे सुंदर और महान रूप इस माँ का है, और इस माँ से संबंधित इस वर्णिका की 5 कहानियाँ हैं। यह अपने आप में बहुत अनूठी है। इस वर्णिका की जो पहली कहानी है वह दही वाली मंगम्मा है, और इसके लेखक हैं, कहानीकार हैं श्रीनिवास। उनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है और इनका जन्म कोलार में, कर्नाटक में हुआ था। यहाँ जो कहानी हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, इसका अनुवाद B.R. नारायणन ने किया था। यह कहानी है मंगम्मा नाम की एक बूढ़ी महिला की। वह महिला कर्नाटक के अवलूर के पास किसी गांव में रहती थी और वह दही बेचने का काम किया करती थी। वह बारी से दही दिया करती थी। बारी से मतलब रोज देती थी और महीने में एक बार पैसा लेती थी। वह जब एक गांव से दूसरे गांव दही बेचती थी और जब दही बेचकर वापस लौटती थी तो एक महिला जो शहर की थी उसके पास वह आती है, अपनी पूरी समस्याओं को वह बताती रहती है और उससे घंटों बातें किया करती थी। इस महिला के पास जब वह जाती थी तो जो उसकी रोजमर्रा की समस्याएं होती थी, बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, ये सारी बातें वह दिनचर्या की उस शहरी महिला से बताती है। कुछ महीने बाद एक बार जब वह आई दही बेचने के लिए तो उस शहरी महिला का एक छोटा सा बच्चा था जो आगे पीछे घूमता है। उसके हाथ में एक नन्ही सी हथेली पर वह दही रख दिया करती थी। उस दिन भी उसने उसके हाथ पर दही रख दिया और उस बच्चे को देखकर उस महिला से, जो उस बच्चे की माँ थी, उससे कहने लगती है कि देखो ये कितना छोटा बच्चा है और तुम्हारा आंचल पकड़ के घूमता है। यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो इसको पता भी नहीं होगा कि इसकी माँ जिंदा है या मर गई। वह बड़ी दुखी थी और उस महिला से वह अपनी दुख भरी बातें कहती है। महिला को बड़ा आश्चर्य होता है कि आज मंगम्मा को क्या हो गया है, क्यों इतनी दुखी है। वह पूछती है कि क्या बात है मंगम्मा, तुम आज इतना दुखी क्यों हो। मंगम्मा कहती है कि क्या कहूँ माँ जी, अमृत बेचती रही पति खा गई। मंगम्मा के पति ने मंगम्मा को छोड़कर किसी दूसरी महिला से विवाह कर लिया था। मंगम्मा दिन भर
घर बाहर के कामों में उलझी रह गई और उसे ध्यान नहीं रहा, उसे फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह पति को अपनी सुंदरता से या अपने हाव भाव से, अपने बात व्यवहार से उसका दिल जीत सके। और वह घर बाहर के जंजाल में फंसी रह गई और उसका पति जो है वह दूसरी औरत के पास चला गया और मंगम्मा और उसके बच्चे को छोड़ दिया। मंगम्मा इस बात को बड़े दुख से कहती है और जीवन का अनुभव बताती है कि जब भी आपके पति आएं तो आप बहुत सुंदर से सज संवर कर के रहिए, एक अच्छी साड़ी पहन कर के रहिए। अगर ऐसा आप करती हैं तो आपका पति आपके पीछे पीछे घूमेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो वह गलियों में कुत्तों के समान भटकता है। और जीवन के दर्दनाक अनुभव को वह बताती है कि कैसे वह घर के और बाहर के जंजाल में उलझी रह गई और पति को उसने प्रसन्न नहीं किया, और किस तरह पति जो है दूसरे महिला के चक्कर में चला गया। वह शहरी महिला को बहुत अपने जीवन के उस अनुभव को बताती है। एक दिन मंगम्मा आती है तो वह कहती है कि देखिए क्या बताऊं, मेरा बेटा जो है मेरी बहू की बात को मानता है और मुझे मेरी बात को वह महत्व नहीं देता है। पोते को मेरी बहू पीट रही थी और मैं जब बचाई कि क्यों रे राक्षसिन, क्यों पीटती है इस बच्चे को, उसी से सास और बहू दोनों का विवाद बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि खुद उसका बेटा कहता है कि यह मेरी पत्नी जो है, मेरी घरवाली, इस बेचारी को सहारा कौन देगा? तुम्हारे पास तो गाय बैल है, पैसा है, तुम अपना पालन पोषण कर सकती हो, लेकिन इस बेचारी को कौन देखेगा? और एक समय ऐसा आता है कि मंगम्मा का बेटा अपनी माँ को छोड़ देता है और अपनी बहू की, अपनी पत्नी की बात को वह मानता है। मंगम्मा अलग हो जाती है। अलग हो जाने से ऐसा होता है कि मंगम्मा के पैसे बच जाते हैं। मंगम्मा पहले अपने बहू के लिए जेवर बनवाती थी, पोते के लिए मिठाइयाँ खरीदती थी, घर का खर्च चलाती थी। लेकिन जब मंगम्मा अलग हो गई तो उसके पैसे कहाँ खर्च हों, वह पैसे सारे बच जाते थे। मंगम्मा को इस बात का बहुत दुख था अंदर ही अंदर कि जिस बच्चे को पति के सहारे के बिना वह अकेले पाली थी, बड़ा की थी, आज उसका बेटा किसी काम का नहीं है। मंगम्मा को अपने बेटे से बड़ी तकलीफ थी। मंगम्मा इस आशा में थी कि बेटा कभी माँ को छोड़कर बहू का साथ नहीं देगा। लेकिन जब मंगम्मा के सामने वह दृश्य आता है, वह स्थिति आती है कि बेटे ने माँ का साथ छोड़कर अपनी पत्नी का साथ दिया, इस बात से मंगम्मा को बड़ी तकलीफ होती है। वह टूट सी जाती है। वह विक्षिप्त सा अपना व्यवहार उसका थोड़ा सा बदल भी जाता है। उसके गांव में एक जुआरी रहता था जिसका नाम रंगप्पा था। वह बड़ा शौकीन मिजाज का था। वह चाहता था कि मंगम्मा अपने पैसे रंगप्पा को दे दे, जिससे कि वह जुआ खेले, अय्याशी करे, शराब पिए। वह यह भी चाहता था कि मंगम्मा मुझसे शादी कर ले ताकि मैं इसके पैसे का मालिक बन जाऊं और इसके पैसे को मैं अपनी अय्याशी में उड़ाऊं। मंगम्मा इस बात को उस शहरी महिला से कहती है और यह भी कहती है कि मुझे बड़ा डर है कि मेरे पैसे को वह चुरा न ले या छीन न ले। वह बहुत रंगीन तबीयत का आदमी है। आज जब मैं आ रही थी गांव से तो रास्ते में जो अमराई पड़ता था, बगीचा पड़ता था, वहाँ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे हर तरह से वह प्रलोभित कर रहा है कि तुम अपने सारे पैसे मुझे दे दो। यह बात मंगम्मा को बहुत असमंजस में डालती है और वह शहरी महिला के पास जाती है कि आप इन पैसों को बैंक में जमा करवा दें ताकि कोई मुझसे उसे छीने नहीं। मंगम्मा शौक से, क्योंकि मंगम्मा को तो कभी अपने शौक पूरा करने के लिए उसे समय ही नहीं मिला, ना ही उसके पास पैसे थे। वह जितना पैसा जोड़ती थी अपने बच्चे के लिए जोड़ती थी, बहू के लिए, पोते के लिए करती थी। अपने लिए तो उसने कभी सोचा नहीं।
लेकिन उस स्थिति में उसको लगा कि मुझे एक मखमल की जैकेट पहननी है, खरीदनी है। वह जा कर के एक मखमल की जैकेट भी सिलवाती है, जिस पर गांव के लड़के हंसते हैं। उसे बुरा लगता है। वह आकर के घर की महिला से बोलती है कि लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस महिला को लगता है कि घरेलू तनाव से मंगम्मा का दिमाग असंतुलित हो गया है और इसलिए वह इस तरह की बातें करती है। एक दिन मंगम्मा आती है तो कहती है कि देखिए माँ जी, ऐसा हुआ कि जो पोता है वह मेरे पास चला आया और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू ने बार बार कोशिश की कि बच्चे को बुला ले, लेकिन पोता मुझे, वह बित्ते भर का छोकरा, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। फिर अगले दिन आती है तो वह उस महिला से बताती है कि कैसे बहू आकर के कहती है। बहू और बेटा दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम तो बेकार छोटी सी बात पर रूठ जाती हो। तुम मेरे पास रहा करो, अपने पोते को प्यार दुलार करो। तुम अब बूढ़ी हो गई हो, तुम गांव-गांव दही बेचने नहीं जाया करो। अब आगे से बहू जाएगी। बहू ने मंगम्मा से कहा कि माँ जी, अब आप आराम कीजिए, मैं दही बेचने जाऊंगी। बहू का नाम नजम्मा था और वह अपनी सास के साथ जहाँ जहाँ उसकी सास दही बेचने जाया करती थी, अपने साथ नजम्मा को लेकर के वह सबसे मुलाकात करवाती है, परिचय करवाती है और आकर के महिला से कहती है कि अब मेरे बदले यही दही बेचने आया करेगी और मैं घर में आराम करूंगी। यह कहकर वह अपने बहू और पोते को लेकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब मंगम्मा की बहू नजम्मा दही बेचने के लिए आती है तो उस शहर की उस महिला ने नजम्मा से पूछा कि क्यों ऐसा बर्ताव तू अपने सास के साथ करती है। तो नजम्मा ने कहा कि नहीं, जिस तरह मेरी सास का अधिकार अपने बेटे पर है, वैसा ही अधिकार मुझे भी तो अपने बेटे के पर होना चाहिए। क्या मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकती हूँ? अगर वह गलतियाँ करता है तो उसे सुधारने की जवाबदेही भी तो मेरी है। तो अगर मैं मार देती हूँ तो कौन सी बड़ी गलती है? और माँ जी जो हैं, उन्हें, उस बच्चे को मैंने ही भेजा था कि अपनी दादी के पास जाओ और कितना भी मैं बुलाऊं तुम वापस मत आओ। दादी अपने पोते के मोह में ज़रूर झुकेगी और फिर हम लोग एक साथ रहेंगे। क्योंकि अकेले रहने पर मंगम्मा के बेटा और बहू दोनों के पास उतने पैसे नहीं रह गए थे कि वे अपने घर के खर्च को चला पाते। बहू ने बहुत समझदारी की कि सास को अपने साथ मिला लिया और इस तरह फिर से उनकी गृहस्थी अच्छे से चलने लगी। तो इस तरह यह कहानी एक माँ को ही केंद्रित है और यह कहानी एक सास और बहू दोनों के बीच की अधिकार की लड़ाई है। माँ का अपने बेटे पर अधिकार है और बहू का अपने पति पर अधिकार है। यह वर्चस्व की लड़ाई है और यह जो लड़ाई थी, छोटे से बच्चे को मारने को लेकर के यह लड़ाई बढ़ती गई और अंत में इसका सुखद निर्णय भी हुआ। तो इस तरह यह कहानी ऐसा लगता है कि जैसे यह कर्नाटक की नहीं, हमारे बिहार की, हमारे आसपास की कहानी है। और नई शिक्षा पद्धति का यह उद्देश्य है कि बच्चे जो भी किताबों में पढ़ें उसे अपने परिवेश में महसूस करें और जो परिवेश में देखें उसे किताबों में पढ़ें, ताकि जीवन से उनका तालमेल बना रहे। तो इस पाठ की जो पंक्ति समझ में नहीं आई होगी उसको रेखांकित करके पूछ लोगे और प्रश्न उत्तर बना लोगे। गृह कार्य में सारे प्रश्न बना करके तुम लोग जांच करने के लिए भेज दोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।